नमस्कार 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 डियर स्टूडेंट्स। एनडीसी का एग्जाम आपको आपकी नजरों के सामने क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एक बड़ी विशेष आपको बात बताता हूं लैंग्वेज को लेकर, और खास करके इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आपको क्या एक रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आपके पास बिल्कुल निर्धारित है। मतलब आप यूं मानकर चलिए आपके पास दिन ही हैं आप, और दिन कितने अपने पास 60 दिन है ये मानकर चलिए आप। और 60 दिन का मतलब है ये मानकर चलिए आपकी 2 महीने, और मैं तो तरीके से बात करें तो 2 महीने में इसको काउंट नहीं करता हूं। एक आध दिन तो आप ऊपर नीचे पक्की बात है योजना बनाने में भी लगा दोगे, तो वो एक आध दिन आपका खराब नहीं हो उसके लिए मैं नरेश उपाध्याय आप सभी साथियों के साथ जुड़ा हूं, और आपको आपके साथ यूं मानकर चलिए एक वार्तालाप करने आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आप क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करिए जिसमें आपको मानसिक तनाव का कम से कम सामना करना पड़े और कॉन्फिडेंस आपका जो बूस्ट हो बढ़े। उसके बारे में अगर अपने बात करें कि कैसी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करो, जिन पर्टिकुलर ऐसे कौन से लूप होल है जिनके ऊपर आपका अटेंशन जाए कि यार ये कमी है, ये कमी नहीं रहे किसी भी हालत के अंदर। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, खास करके आपके एलडीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, यहां तक कि ये स्ट्रेटेजी अपनी सीईटी एग्जाम तक के अंदर आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ऐसे कौन कौन से फॉर्मेट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये मैं आपके साथ आज बात करने आया हूं। ये एक तरीके से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, क्या आप रणनीति अपना लें, कैसे काम कर लें। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से आप बात को, और हाँ आपके साथी जिनके साथ आप इसे शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रणनीति आपकी काफी कारगर साबित होने वाली है। देखो अगर अपने बात करें, पहले तो मैं आपको लिख दूं कि अपना एलडीसी एग्जाम जो है वो आपका टारगेट है भाई, ठीक है, ये तो एक अलग बात है। आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूं। अगर टॉपिक्स की बात की जाए, जैसे आपको एक टॉपिक इसने दिया हुआ है टेंस। आप सब इस बात से तो नो डाउट इस युग में आपको यह पता तो लग ही रखा होगा कि टेंस वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ये सब बातें पता है क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन एक बात जो आप पीछे छोड़ देते हो ये कि हमें फिर तैयारी करनी कैसे है। देखो अगर टेंस की बात की जाए, ऑफलाइन में भी मैं आमतौर पर बच्चों को बता रहा हूं कि बेटा इन दिनों आपसे सीक्वेंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सीक्वेंस को बेसिकली अपने क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, क्रम। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, एक तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए कि एक तो टेंस के नाम पूछे जा रहे हैं इन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। आपके सामने कोई एक सेंटेंस रख देगा, उस सेंटेंस के अंदर हम तो क्या याद करके जा रहे हैं भी वर्ब या हेल्पिंग ऑफ कौन सी लगानी है, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले अगर ये सारा काम वो अपनी तरफ से करके दे रहा है आपको, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वो पूछ रहा है आपसे कि इसमें टेंस कौन सा अप्लाई होगा भाई, मतलब नाम पूछ रहा है। 4 सेंटेंस आपके सामने आ चुके हैं, टेंस का नाम आपसे पूछा जा रहा है, और नाम का पता बेसिकली किस आधार पर लगेगा। तो मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं, ज्यादा लंबी बात बढ़ाऊंगा नहीं, एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं कि जब बच्चे के सामने इज या एम या फिर आर आ रहा है, केवल वो इतना देख रहा है और उस टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रख के आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आप ये गलती कर सकते हो। इज एम आर देखते ही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताने जा रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। आप सोचिए अगर इस इज एम आर के बाद वी थर्ड अप्लाई कर दी गई है, वी थर्ड अप्लाई कर दी गई है, तो ये टेंस कौन सा बन जाता है अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हो, सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो। कई बच्चे इसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, वो एक अलग बात है, सब बातें ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हुआ है, ये पैसिव स्ट्रक्चर उसने कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया है। अब आप सोचोगे बीच में पैसिव कहां से आ गए, बीच में पैसिव नहीं आए, उसने आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें इज एम आर के बाद वी थर्ड लगा हुआ है, वो आपसे टेंस का नाम पूछ रहा है, और आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने केवल इज एम आर से प्रभावित होकर टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रख दिया, तो गलत हो रहा है आंसर। ये सिंपल प्रेजेंट था। एक वो स्टूडेंट होगा जो केवल वी थर्ड, इस वी थर्ड से कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया है कि ले भाई वी थर्ड अप्लाई हो चुका है, तो ये शायद कोई पास्ट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चला जाएगा वो बच्चा, और ये संभावित सारे ऑप्शन उसने दिए हुए हो सकते हैं। याद रखिएगा वी थर्ड हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही आए ऐसा कतई जरूरी नहीं है, हमेशा पास्ट टेंस में ही आए ये भी कतई जरूरी नहीं है। इस एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट के पैसिव स्ट्रक्चर में लगती है, बात सिंपल सी आई। अब आप यूज समझिए, एक तो ये बात मैंने आपको बताई, जैसे फॉर एग्जांपल अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब होगा सर, भाई बेटा इज एम आर लगा हुआ है, इज एम आर के बाद बीइंग लगाएगा, और बीइंग के बाद वी थर्ड अगर अप्लाई कर रहा है, इसे आप जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लीजिए, दिक्कत नहीं है। ये कौन सा टेंस हो रहा है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, लिख देता हूं मैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है, ये भी पैसिव वाला पार्ट। ये मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, ये भी पैसिव स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है।
आई आपके थोड़ी बहुत बात समझ में? अगर आपने पैसिव पढ़े हुए हैं और अब तक तो उम्मीद करता हूं आपने पढ़ भी लिए होंगे, तो आपको इन बातों की जानकारी होगी। लेकिन लूप होल क्या है कि हम इनके अंदर टेंस के नाम पर बात नहीं कर रहे हैं, और अगर टेंस के नाम पर बात नहीं हो रही है और जो कि क्वेश्चन इन दिनों पूछे जा रहे हैं, तो खेल बिगड़ सकता है यहां पे। इससे हमें बचना है, अपने आप को सिक्योर रखना है। आगे बढ़ाता हूं बात को। भाई सिंपल सी थ्योरी एक ये भी बनती है कि वो बार बच्चा देखते ही नाम उसका पास्ट कंटिन्यूअस रखे आता है कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। बिल्कुल नहीं। वोज वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो ये टेंस कौन सा हो रहा है आपका? सिंपल पास्ट हो रहा है बेटा, जिसको आप पास्ट इंडेफिनेट कह सकते हो, पास्ट सिंपल कह सकते हो। अब ये बात हुई सिंपल पास्ट की। अच्छा, अब वी थर्ड से एक बच्चा प्रभावित होगा, वो कोई पास्ट टेंस नाम रख के आ रहा है, या केवल वॉज वर्ड से प्रभावित होकर पास्ट कंटिन्यूअस नाम रख के आ रहा है? नहीं, ये सिंपल पास्ट का कौन सा स्ट्रक्चर बना? पैसिव वाला। अब अगर मैं आपको यही लिख के दे देता हूं वॉज या वर, और वॉज और वर के बाद बीइंग लगा कर देता हूं और फिर वी थर्ड लिखता हूं, ये टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। ये टेंस कौन सा होता है? अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है? ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप देखिए, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपके एक्टिव से पैसिव वाला स्ट्रक्चर आपके टेंस में देकर, और वो टेंस में आपसे नाम पूछ रहा है, इसकी आपको बचत करनी है, बचना इस स्थिति से। आपको टेंस के नाम की जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर जब मैं क्लास में ये फील करता हूं बच्चे को पढ़ाते समय कि मैंने जब हैज या हैव लिख दिया और इस हैज हैव के बाद मैंने वी थर्ड लिख दी, तो नो डाउट बच्चा उस टेंस का नाम बिल्कुल सही बताता है। बच्चा बोलता है कि सर हाँ, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और उत्तर भी बच्चे का एकदम सही है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर जब उस सेंटेंस के अंदर बिना पैसिव पढ़ाते हुए मैं उस बच्चे के सामने हैज या हैव रखता हूं और उसमें मैं बीन लगाकर बच्चे के सामने वी थर्ड रख देता हूं, तो दिक्कत वाली बात यह है कि इस टेंस का नाम बच्चा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता बैठता है। ये गया वो काम से भाई साहब। हैज हैव के बाद बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कौन सा बन चुका है? पैसिव वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो टेंस का नाम तो फिर से कौन सा हुआ आपका? प्रेजेंट परफेक्ट ही तो हुआ ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा सर? भाई हैज के बाद हैव के बाद बीन लगाओ, फिर आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो अप्लाई करते हो, अर्थात वो जिसे हम आम भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल देते हैं ना, वो बनता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बात आपको मैं कर रहा हूं केवल टेंस पैटर्न की। और देखा जा रहा है कि एक पार्ट और एक लूप होल आपको मैं बताता हूं कि बच्चे टेंस के नाम पर कंडीशनल्स नहीं पढ़कर जा रहे हैं। क्या नहीं पढ़कर जा रहे हैं? कंडीशनल्स। पता नहीं क्यों कंडीशनल्स नहीं पढ़ रहे हो। आप अगर टेंस पढ़ रहे हो, सीक्वेंस पढ़ रहे हो और कंडीशनल्स के बगैर पेपर में जा रहे हो, गलती हो सकती है। मानता हूं सिलेबस के अंदर कहीं भी कंडीशनल्स नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि अगर टेंस का क्वेश्चन पूछे और कंडीशनल्स को इग्नोर कर दे, तो यह भी संभव नहीं है कि यह बेवकूफी नहीं हो। यह बड़ी भारी बेवकूफी हो सकती है और हमें इससे बचना है। आपको कंडीशनल्स पढ़कर जाने ही चाहिए। कंडीशनल्स कौन से? शर्त वाले वाक्य जो रहते हैं, ये पार्ट आपको पढ़कर जाना चाहिए। और जब आप कंडीशनल्स पढ़ते हैं तो मैं ये नोट कर रहा हूं कि बच्चे जो है वो इन्वर्जन के बारे में नहीं जान रहे हैं कि इन्वर्जन क्या होता है। आप अपने आप से पूछिएगा कि आपको इन्वर्जन के फैक्टर्स का पूरा पता है या नहीं है। आप जानते होंगे, आपने हार्डली स्केयर्ड सिली वाले सेंटेंस पढ़े होंगे। हार्डली स्केयर्ड सिली वाले सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। हार्डली स्केयर्ड सिली, नो सूनर, ये स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद का पूरा पैटर्न भी आपको पता होगा कि कब तो देन लगता है, कब वेल लगता है, हैड प्लस वी थर्ड या फिर डिड प्लस वी फर्स्ट, उसके बाद अगले क्लोज में सिंपल पास्ट आप लगाते हो। लेकिन क्या आपको पता है इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन अप्लाई किया जा रहा है और इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? क्या आप जानते हो इस बात को? अगर जानते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर जानते हुए भी अनजान कहीं बन रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो टेंस के नाम को लेकर, इन्वर्जन के पैटर्न को लेकर, तो गलती हो सकती है। इनसे आपको बचना है। ये बातें मैं केवल और केवल आपसे किस बिहाव पे कर रहा हूं कि टेंस वाले पार्ट के अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर टेंस बड़ा हल्के में ले रखा है बच्चों ने। फ्यूचर टेंस में याद रखिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत मैटर करता है। सिंपल फ्यूचर, सिंपल नाम तो जहां जहां जुड़ रहे हैं ना, नाम का ही सिंपल है, बाकी काम बहुत जबरदस्त है। चाहे फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट अर्थात सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, और चाहे फिर वो फ्यूचर इंडेफिनेट जिसको आप सिंपल फ्यूचर कह सकते हो। ये तीनों पार्ट आपको पढ़कर जाने चाहिए और खास तौर पर इनमें लगने वाले सीक्वेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए।
4 वाक्य छापेगा, आपको बोलेगा कि इन निम्नलिखित सेंटेंसेस में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य ढूंढिए। तो बच्चे केवल क्या देख रहे हैं, हैज हैव ढूंढ रहे हैं उसके अंदर। बेटा हैज हैव के बाद वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ रहे हैं। हो सकता है हैज हैव के बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा हो, लेकिन टेंस का नाम तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है ना। यहां तक कि बच्चे ये सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया आपके सामने कि आई हैव अ कार। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया है। मैं ये देख रहा हूं इस टाइम पे, पेपर के इतना नजदीक आने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि बच्चों से जब पूछा जाता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ कौन सी है, सहायक क्रिया कौन सी है, और बच्चे हैव को हेल्पिंग ऑफ बोल रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हो रही है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में कि अगर पूछ लिया जाए बच्चे से इसके अंदर कि टेंस कौन सा है, और बच्चे इसका नाम पता नहीं क्यों जल्दबाजी के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट बताए जा रहे हैं, फिर गलती हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये हैव यहां पर पॉसेसिव वर्ब का काम कर रहा है। आम भाषा में बात करें तो वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो आप इसे, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कतई नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक मैंने थोड़ी सी बात आपको करी है जो आपसे, वो करिए टेंस को लेकर। अगले पार्ट के ऊपर अगर अपने चले, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। बेटा एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्किंग पार्ट है आपका, मतलब नंबर यहां से तो बिल्कुल लेकर जाने आपने, एक नंबर नहीं बख्शना आपने यहां से, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका यहां से। लेकिन ये कैसे होगा, केवल एक्टिव से पैसिव की प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करके। बिल्कुल सही बात है, करनी तो है प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपकी मेंटल अप्रोच कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको अगर वो एक सेंटेंस देता है, 4 सेंटेंस देता है, और आपको बोलता है कि निम्न में से कौन से सेंटेंस में सही से पैसिव अप्लाई हुआ है, तो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हैं? और इसके लिए प्रिपेयर तभी रहे पाएंगे जब आप टेंस के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पैसिव का पैटर्न जो है वो चाहे पूरा ना सीखे, लेकिन थोड़ा थोड़ा गो थ्रू तो आपको करना चाहिए। मतलब एक ओवरव्यू तो लेकर बैठे रहो आप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप पढ़ते हो, आमतौर पर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रश्न जब आगे पीछे आते हैं, बच्चे इस होच पोच में उलझ जाते हैं। याद रखिएगा, दोनों ही आप ये मानकर चलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है एक दूसरे के, बिल्कुल उलट है दोनों एक दूसरे के, लेकिन बच्चे इनको मिक्स करके बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूं वो एक्टिव पैसिव में इज़-एम-आर का वोजवर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है बेटा ये काम। हैज हैव का हेड कर रहे हैं वो एक्टिव पैसिव में, हैज हैव का हेड आपको नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना होता है। ये गलतियां नहीं करनी आपने। आर्टिकल्स में देख रहा हूं, आर्टिकल्स की तरफ बढ़ रहा हूं, आर्टिकल्स में बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, केवल और केवल ये ताजमहल कुतुब मीनार याद करे बैठे हैं। अरे क्या करे भाई, ठीक है उनके साथ अपने द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको आर्टिकल्स में बेसिक एक पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड नाउन कैसे होते हैं। आप याद रखिएगा आर्टिकल्स का जो भी आपने कोई भी आर्टिकल्स अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो ए एंड द जो भी हो, ये टोटली डिपेंडेंट किस पर है, नाउन पर है। नाउन का बहुत बड़ा रोल है, नाउन की थोड़ी जानकारी आपको यहां होनी चाहिए। स्पेसिफाइड नाउन होगा तो अपने द आर्टिकल लगा देंगे, कॉमन अर्थों में बात होगी तो ए या एन पे बात कर सकते हैं। और अगर कोई भी नाउन की आवश्यकता है, मतलब आप यूं मानकर चलिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल लगाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और बेटा आर्टिकल्स वाले पार्ट के अंदर थोड़ा विशेष ध्यान करके चलिएगा इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की ओर, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की ओर आपकी नजरें टिकी होनी चाहिए। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, आप ये मानकर चलिए भाव, ये हो गया आपका भाव। उदाहरण के तौर पर सिंपल उदाहरण देता हूं आपको, बाय चांस, बाय मिस्टेक, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आ रहा ना, नहीं आएगा। डोंट मेक अ नॉइज, ए आर्टिकल आ रहा है, आएगा। आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, ए आर्टिकल आ रहा है, आएगा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन आई एम इन हेस्ट, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो मतलब कहीं तो आर्टिकल आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। ये भाव पढ़े बगैर अगर एग्जाम के ओर जा रहे हो, गलती कर रहे हो भाई। मतलब ये पढ़कर जाना चाहिए आपको। आर्टिकल्स हुआ डिटरमाइनर्स वाला पार्ट है बेटा, फ्यू अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल अ लिटिल, द लिटिल में गलती हो रही है, मतलब ही नहीं है जी। ये लो मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूं। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, तीनों कैसे नाउन के साथ आएंगे, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आते हैं। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। इसलिए जहां से भी पढ़ा है, जिनसे भी पढ़ा है, दी बेस्ट पढ़ा होगा, दी बेस्ट आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन क्या आप अपने साथ ईमानदारी तो कर रहे हो ना। आप इन तीनों के साथ, मतलब फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के साथ अनकाउंटेबल नाउन का नहीं, काउंटेबल प्लूरल नाउन का ध्यान रखेंगे, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है इससे ही अंदाजा लगा लो। मैं आपसे अभी पूछूं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा। वीडियो को पॉज करिए और देखिए आप क्या उत्तर दे रहे हैं। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन, क्या आपने प्लूरल बोला है? बोला है तो बहुत सही बोला है, लेकिन अब ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? वीडियो पॉज कर सोचिए, अपना आंसर दीजिए। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी है? प्लूरल ही है। कहीं आपने सिंगुलर बोल दिया हो, गड़बड़ कर रहे हो।
द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। तो ये कैसे क्वेश्चन है, इन्हें कहते हैं ऑथेंटिक क्वेश्चन। मतलब आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, किसी भी गुरुजी की शरण में चले जाइए, ये बात तो वो आपको सबसे पहले सिखाते हैं। लेकिन उन्होंने तो अपनी ड्यूटी 100% निभा दी है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। लेकिन क्या आपको ये कंठस्थ याद है? नहीं है, करिए याद। फ्री के नंबर है, हाथ से जाने नहीं चाहिए। वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। सोच लीजिए आपको याद था या नहीं था ये मामला। ईच और एवरी के बारे में बात करते हैं। मैं पूछूंगा, पहले आपको अपना वीडियो पॉज करके उत्तर देना है। ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर इसी ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, ईच और एवरी के बाद नाउन प्लूरल कब आ सकता है? जब ऑफ का प्रयोग कर रखा हो। वैसे एवरी ऑफ होता नहीं, ईच ऑफ होता है। लेकिन ईच के बाद अगर ऑफ लगा रखा है तो नाउन प्लूरल है, लेकिन यहां वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर अपने बात करते हैं आगे, थोड़ी सी बात को बढ़ाऊं, प्रेपोजिशंस, फिक्स प्रेपोजिशन अर्थात आप फ्रेजल वर्ब्स थोड़े पढ़कर चले जानिए। कॉल ऑफ, रद्द करना, स्थगित करना, पुट ऑफ वाले पैटर्न्स आपके सामने हर हालत में याद रखेगा। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू प्रेपोजिशन आती है, फिक्स पढ़कर जाना चाहिए आपको। चलो मैं आपको कुछ प्रेपोजिशंस बताता हूं। आप पेपर में ऑन और टू, ऑन पढ़कर जाना, टू पढ़कर जाना, बिटवीन और अमंग तो बहुत इजी फॉर्मेट में पढ़कर जाना, बिसाइड और बिसाइड्स में गलती ना हो ये पढ़कर जरूर जाना आप, ठीक है ना। और अमंग पढ़कर जाना है आपको। अमंग में वैसे बेसिकली इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी बिटवीन और अमंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यही अगर अपने बात कर लेते हैं ओवर के बारे में, ये पढ़कर जाना चाहिए। थ्रू प्रेपोजिशन में गो थ्रू, गेट थ्रू पढ़कर जाना चाहिए आपको। ऑफलाइन के कोई साथी जुड़े होंगे तो वो तो इस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप कोई भी साथी हो कहीं से भी पढ़े, बेटा इन पर थोड़ा विशेष कृपा दृष्टि अपने रख कर जाना, काम आएगा आपके मामला। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसको लेकर तो बच्चे मुझे होच-पोच की स्थिति में दिखते हैं, अरे कुछ नहीं है ट्रांसफॉर्मेशंस, बेसिक कुछ पैटर्न्स है जिनको ध्यान में रखो। बस याद रखना टेंस में बदलाव नहीं होता आप जब ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो। ये एक हिंट मान लीजिए, तुक्का मान लीजिए, ये आपकी एक बहुत बेसिक सी नीड है। टेंस में बदलाव मत करना, मीनिंग नहीं बदलते हैं आमतौर पर। मीनिंग बदलने वाले अलग पैटर्न्स होते हैं, ज्यादातर में मीनिंग चेंज नहीं करा जाता है। ये फॉर्मेट आपको जो ध्यान में रख लेना है। वोकैब सेक्शन, अरे कहां से पढ़ के जाएं, कितना पढ़ के जाएं, जो आपके पास अवेलेबल है इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास वोकैब के देखो, आप संभालो, आपके पास क्या नोट्स हैं, क्या किताब है, जो भी है एक रखो, उसे पहले उस एक के ऊपर पूरा काम करके चले जाओ। पीवाईक्यूज उस फॉर्मेट के आप करके चले जाओ, इसके ऊपर आपको काम करके जरूर जाना चाहिए। पीवाईक्यूज कम से कम पढ़कर जाओ आप, वन वर्ड्स पढ़कर जाइए, इडियम्स फ्रेजेस भी थोड़े पढ़कर जाइए। आपको हेल्प मिलेगी कौन से फॉर्मेट में? ट्रांसलेशंस में, अनुवाद के अंदर, इसमें मिलेगा आपको ये पार्ट। कंफ्यूजेबल वर्ड्स है, आपको कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो पार्ट ये आपका है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स में क्या है, तो वो क्या भी पता नहीं क्यों इसकी इतनी आपने होच पोच वाली स्थिति कर रखी है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कुछ कुछ चुनिंदा कंफ्यूजेबल वर्ड्स पर आप होमवर्क करके चले जाइए। मतलब कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहूं तो वोकैब वाला पार्ट जो है, इसे मैं आमतौर पर क्लासरूम में वर्ड मीनिंग से बच्चों को संबोधित करता हूं। आप वर्ड मीनिंग्स के ऊपर काम करिए, वर्ड मीनिंग्स के ऊपर जो है वो अपना काम करके जाइए। मत सोचिए कि कितने याद करें, ये सोचिए कि जितने याद है वो कंठस्थ है या नहीं है, ये सोचिए आप। आपको डेफिनेटली इसके अंदर हेल्प मिलेगी, लेकिन काम इस तरीके से करके जाना होगा। इन बेसिक बातों का जो आपको ध्यान रखना ही रखना चाहिए भाई साहब। आई बात समझ में? एक पार्ट और अगर अपने बात करें, ये जो कुछ खास खास चुनिंदा मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये तो खास टॉपिक है जिनमें से तो क्वेश्चन आने ही है। साथ में वो आपको ट्रांसलेशन में हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में लेकर जाएगा, क्या दिक्कत है? आपके टेक्निकल टर्म्स, पारिभाषिक शब्दावली जो आपको हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी दोनों में देखने को मिलेगी। पारिभाषिक शब्दावली के चुनिंदा शब्द तो याद करके जाइए। एफिडेविट शपथ पत्र होता है, बोनाफाइड वास्तविक होता है, अलाइज का मतलब उपनाम होता है। ये तो बेसिक पैटर्न्स है भाई, इनको तो कम से कम याद करके जाइए। अब किसी बच्चे को कैबिनेट और काउंसिल में अंतर नहीं पता है तो गलती हो रही है ना। किसी बच्चे को किथन किन का अर्थ पता नहीं है, जिसका अर्थ स्वजन होता है, निकट संबंधी, मित्रगण होता है, पता होना ही चाहिए। ये इतने पैटर्न्स तो आप जरूर पढ़कर जाइए। देखिए, मैं नरेश उपाध्याय, उत्कर्ष परिवार आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए 24/7 तैयार है। यूट्यूब पे भी अपनी एक सीरीज चल रही है, उसमें भी अपने काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई और नए बेहतरीन तरीके के साथ आपके साथ जुड़कर आपकी हेल्प की जाए। बस एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको पूरे दिल से बता रहा हूं। हजारों प्रश्नों के चक्कर में, फेर में पड़ने के बजाय चुनिंदा कुछ मुद्दों के ऊपर अगर आप काम करके चले गए, ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, हर बार बोलता हूं मैं, चुनिंदा कुछ मुद्दों के ऊपर अगर आप काम करके जाते हो, बेसिक्स मजबूत करके जाते हो, बोर्ड बार बार कह रहा है आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, अगर आप अपने बेसिक्स पर काम करके जाते हैं तो आप नंबर लेकर आ सकते हो। गलतियां पता है कहां हो रही है? बेसिक्स में गलतियां हो रही है। हम क्या है, डर रहे हैं, डरना नहीं है, आपको कतई नहीं डरना है।
जो ये माहौल अभी फिलहाल बना हुआ है ना मार्केट में, इस तरीके का पता नहीं ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है, बेटा वो बेसिक्स पूछ रहा है। आप बेसिक्स पे काम करने के बजाय अचानक से यूं मानकर चले एकदम से हाइपर होकर ज्यादा ऊपर की छलांग लगाने की कोशिश करें। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, आप पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए। जिस बच्चे को आप में से वर्ब हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करनी नहीं आती, जिसको ये नहीं पता कि आर्टिकल लगाते हैं किसके साथ, वो बच्चे को चाहे आप कितने जबरदस्त नियम याद करवा दो काम नहीं चलेगा। जिस बच्चे को केवल एक्टिव से पैसिव बनाना आता है या पैसिव से एक्टिव, लेकिन उस बच्चे को यह नहीं पता कि एक्टिव से पैसिव बनाते क्यों हैं, यकीन मानिए गलतियों की गुंजाइश अच्छी खासी बनी रहेगी। इन पर आपको काम करना है, इन मुद्दों को आप पढ़कर जाइए, ठीक है। ऐसे ही और बीच बीच में ऐसे मैं सेशन आप साथियों के लिए रखता रहूंगा जिनमें मैं आपसे बात करूंगा कि यार आप ये इतना पार्ट पढ़कर जाइए, इसके ऊपर काम करिए। लेकिन हाँ, आपका कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई ऐसी बात हो जो आपके को ये मानकर चले आपकी कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको, उसकी आप तक एक पर्टिकुलर आंसर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जिनसे भी पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ते हो, उन पर अपना पूरा भरोसा रखिए, मेहनत करिए। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं दी बेस्ट पढ़ा रहे हैं। देखिए टीचर अपनी तरफ से 100% करने को तैयार है, लेकिन जैसे तैयार का मतलब उतारू हो रखे हैं टीचर तो आपको बेहतरीन पढ़ाने के लिए, तो एक फ्रेजल वर्ब याद कर जाओ जाते जाते, बेंट ऑन। लेकिन याद रखना टीचर के ही बेंट ऑन होने से फायदा नहीं है बेटा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने ईमानदार हो अपनी तैयारी को लेकर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी समस्या हो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं हो सकता है उतनी आपकी मदद करने का प्रयास करता हूं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन, एक छोटा सा मेरे मन में था कि आपके साथ कुछ बातचीत शेयर की जाए, मैंने आपके साथ रखा है। निकट भविष्य में कोई भी फॉर्मेट आपके सामने लेकर आया जाएगा, आपको जरूर सूचित किया जाएगा। टेस्ट देते जाइए, अपने प्रैक्टिस के ऊपर कमांड हासिल करते जाइए। किसी भी टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लाने जरूरी नहीं है, जितने नंबर कम पड़े वो क्यों कम पड़े इसके ऊपर होमवर्क आपका होना चाहिए, और एक टेस्ट देने के बाद उस पर उतना ही टाइम उसके एनालिसिस पर आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ फिर से आपके साथ जुड़ूंगा और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। मेरी तरफ से, नरेश उपाध्याय की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, अभी समय है, हम और बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आएंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।